गुड मॉर्निंग, थर्ड ईयर मैथमेटिक्स। आपके जो है हम लोग, आप जानते हैं कि पेपर 1 और उसका यूनिट 3 जिसमें टॉपिक्स हैं वलय, पूर्णांक के प्रांत, क्षेत्र यानी कि रिंग, इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड। ठीक है, तो यहाँ तक जो है हमने फील्ड तक जो है डेफिनेशन वगैरह दे दी है और बता दिया है कि कोई भी जो है समूचे, कोई भी सेट जो है वो फील्ड कब बनता है। और यहाँ पे जो है अब मैं एक एग्जांपल करने जा रही हूँ और उस समुच्चय को वैकल्पिक इन दोनों संक्रियाओं से सिद्ध करूंगी कि वह एक फील्ड है। उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर करने के लिए देती हूँ कि मैंने जो आपको गॉसियन इंटीजर का जो क्वेश्चन कराया था, सेम उसी तरह से, बस उसके अवयव जो है वो इस प्रकार से है। तो क्वेश्चन ये है जो कि 15 और 16 में पूछा गया था। क्वेश्चन ये है कि सिद्ध कीजिए कि m प्लस, अब देखिए संख्या कैसी है, m प्लस n और ये √2, जहां m और n जो है क्या है, पूर्णांक है, जहां m n पूर्णांक है। ठीक है, आकार की वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं के योग, वास्तविक संख्याओं के योग एवं गुणन के लिए एक वलय है, के लिए एक वलय है। क्या यह क्षेत्र है? तो मैं आपको बता दूं कि यह क्षेत्र नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे जो है गुणात्मक प्रतिलोम जो है इसका विद्यमान नहीं होगा। और वो किस तरह से होगा वो आप जो है आपको खुद को करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस समुच्चय को आप जो है कुछ भी नाम दे सकते हो, यहाँ पर कुछ भी नाम दे दो। जैसे कि जो है यहाँ पे इसको अगर m नाम दे दिया, m प्लस n √2 और m n बिलोंग्स टू z। अब इसको जो है वलय सिद्ध करना है। वलय सिद्ध करने के लिए तो सबसे पहले जो है हम लोग जानते हैं कि अगर दो जो है परिमेय संख्याओं का योग करेंगे तो परिमेय संख्या आती है। दो परिमेय संख्याओं का जो है दो अपरिमेय संख्याओं का योग करते हैं तो अपरिमेय संख्या आती है, और दो अपरिमेय संख्याओं का गुणन करते हैं तो भी आप जानते हैं कि अपरिमेय संख्या आती है। यानी योग और गुणन के लिए ये हमारा समुच्चय जो है वो क्या है, समुच्चय जो है समर्थ है। यानी योग और गुणन जो है वास्तविक संख्याओं का, इस समुच्चय में जो क्या है द्विआधारी संक्रियाएं है। ठीक है, तो ये आपको खुद को करना है जिससे कि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, और जितना आप खुद से करोगे और एनालाइज करोगे तो आपको चीजें भी जो है, ये जितने भी पॉइंट्स हैं जो भी हैं वो आपको अच्छी तरह से याद रहेंगे। ठीक है, तो अब जो है मैं यहाँ पे एक समुच्चय लेती हूँ जिसमें संक्रिया भी जो है कुछ अलग तरह से ये परिभाषित है। उसको मैं जो है पूरे को बताऊंगी कि वह एक जो है क्षेत्र है। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। 2018 में जो है ये पूछा गया। कहते हैं कि यदि a प्लस b इज इक्वल टू a प्लस b प्लस 1, यानी ये क्या है, सर्कल्ड जो है एडिशन है, तथा a, और देखिए मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार का है। अब आपको याद आ रहा है क्योंकि ये दोनों संक्रियाएं हमने कब की है, ये दोनों ग्रुप में की है। उनके लिए जो है ये ग्रुप होता है, ये हमने सिद्ध भी किया है। ये दो संक्रियाएं हैं जिसमें a और b जो है बिलोंग्स टू r, यानी कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो सिद्ध कीजिए कि r योग और गुणन एक क्षेत्र है। ठीक है, r योग गुणन जो है एक क्षेत्र है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे आपको कहीं भी दिख रहा है कि द्विआधारी संक्रिया है,
नहीं है, सिर्फ बोला है कि ये संक्रिया है। ठीक है, कि अगर ए और बी को जो है इस प्रकार से ऐड करते हैं तो a प्लस बी प्लस 1 आता है, और a इंटू बी करते हैं इस प्रकार से तो a प्लस बी प्लस ए बी आता है। तो सबसे पहले जो है हमारा काम ये होगा कि इनको सिद्ध करना होगा कि ये द्विआधारी संक्रिया है। अब हम जानते हैं कि ए बी जो है वो क्या है, वास्तविक संख्या है। मैं डबल लाइन में लगा रही थी, वहां पे जो है हमें मुझे 8 समुच्चय दिया हुआ है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे 8, तो मैं इसको जो है थोड़ा अलग करके बता रही हूँ कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r। तो ये जो है अगर a प्लस बी प्लस 1 करूंगी तो ये भी किसमें बिलोंग करेगा, यहाँ पे r में करेगा। ठीक है, r में करेगा, यानी कि ये क्या होगा कि a प्लस बी जो है वो किसमें बिलोंग करेगा, ये r में करेगा। और दूसरा, अगर मैं a प्लस बी प्लस ए बी करूंगी, सारी जो है वास्तविक संख्या है, तो वो भी किसमें करेगा, ये r में करेगा। ठीक है, ये r में करेगा। तो क्या होगा कि a मल्टीप्लिकेशन b जो है वो भी किसमें बिलोंग करेगा, ये r में करेगा। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों संक्रिया जो है वो क्या है, r में द्विआधारी संक्रियाएं हैं। तो चलिए लिखेंगे, तथा योग तथा ये सर्कल जो है मल्टीप्लिकेशन संक्रियाएं r में द्विआधारी संख्याएं r में द्विआधारी संख्याएं हैं। चलिए, अब जो है इसके लिए जो है साचर्यता, क्रम विनिमयता, तत्समक अवयव का अस्तित्व, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, क्योंकि हम लोग जानते हैं इन दोनों संक्रियाओं के लिए जो है अलग अलग हमें सिद्ध करना होगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है एक साथ ही करेंगे। सबसे पहले जो है दोनों संक्रियाओं के लिए जो साचर्यता जो होती है उसको सिद्ध कर लेते हैं। ठीक है, बहुत इजी है, मैं फटाफट यहाँ पे क्या कर लेती हूँ। माना कि ए बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस 1। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस 1 और प्लस 1। ठीक है, इस प्रकार लिखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी और प्लस 2। फिर दूसरा, यहाँ पे a प्लस बी को पहले इसका योग कर लेते हैं और फिर बाद में c का करते हैं, यानी a प्लस बी प्लस सी, सॉरी a प्लस बी प्लस 1 और प्लस जो है वो c, तो ये हो जाएगा। अब जैसे संक्रिया है, जैसे पहले ये c आएगा और यहाँ पे प्लस 1 आएगा, पहला अवयव दूसरा अवयव और प्लस 1, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस 2। आप देख रहे हैं दोनों बराबर है, देयरफॉर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये हो गया। अब जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए करते हैं, दूसरी संक्रिया के लिए करते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो है मैं क्या कर लेती हूँ, ये संक्रिया जो है यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन वाली लिख लेती हूँ, तो वो हम लोग जो है अप्लाई करेंगे। ए और इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन सर्कल जो है मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू ए, और क्या आ जाएगा बी प्लस सी प्लस ये बी सी। ठीक है, फिर से अप्लाई करेंगे ए और फिर क्या है दूसरा अवयव। ठीक है, बी प्लस सी प्लस ए बी, और ये हो जाएगा ए इंटू बी प्लस सी प्लस ए बी। ठीक है, इसको जो है यहाँ पर इस तरह से लिख देती हूँ, सीधे लिख देती हूँ ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी। ठीक है, BC प्लस AC प्लस ये आ जाएगा आपके ABC। ठीक है, अब दूसरा
तो यहाँ पे ये आ जाएगा ए बी, ठीक है। तो पहले जो है पहला अवयव, फिर दूसरा अवयव, फिर जो है पहला अवयव और गुणा दूसरा अवयव। फिर से सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ये हो जाएगा ए सी और ए बी सी। अब देख रहे हैं कि दोनों बराबर ही हैं, ठीक है। तो दोनों बराबर ही हैं, तो इसको लिख देंगे कि ये दोनों जो है वो क्या है, दोनों तरफ से जो है वो इक्वल आ रहा है, यानी दोनों के लिए जो है साचर्यता जो है वो सिद्ध हो जाती है, ठीक है। दोनों के लिए साचर्यता सिद्ध हो जाती है। नेक्स्ट आपके आएगा क्रम विनिमयता, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग प्रूव करेंगे क्रम विनिमयता। तो चलिए करते हैं। पूरे आगे के ऊपर स्टार्ट करते हैं। ए बी बिलोंग्स टू आर, तो a इंटू बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1। इसको हम एडजस्ट करके लिख सकते हैं क्योंकि संख्या है, वास्तविक संख्या है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा a प्लस बी प्लस ए। अब जो है किसके लिए करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो अब जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए करेंगे हम लोग। तो a इंटू बी इज इक्वल टू क्या आएगा, a प्लस बी प्लस ए बी। तो अब a और b जो है वास्तविक संख्या है, तो उसको मैं a b लिखूं या b a लिखूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो उससे जो है क्या हो जाएगा कि वो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इंटू a हो जाएगा। यानी ये दोनों संख्याएं जो है वो क्या है, क्रम विनिमय है, ठीक है। दोनों संख्याएं क्रम विनिमय है, ठीक है। a इंटू बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी। यहाँ पे मैं लिखूं a प्लस बी प्लस डी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अभी मैंने बताया आपको कि वास्तविक संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको भी चेंज कर देते हैं, दोनों को चेंज कर देते, b प्लस ए प्लस और बी ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा b इंटू ए। तो a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू यानी कि मल्टीप्लिकेशन ए। हो गया, क्रम विनिमय हो गया। अब जो है क्या करते हैं, तत्समक का अस्तित्व। नेक्स्ट आ जाएगा आपके ठीक है, लिखेंगे कि a बिलोंग्स टू r के लिए x ऐसा अवयव है कि इसको जो है a को x के साथ अगर हम लोग ये संक्रिया करवाते हैं तो मुझे फिर से जो है a प्राप्त होता है, ठीक है। सब फिर से मुझे a प्राप्त होता है। तत्समक के लिए क्या चाहिए, अगर जिस भी अवयव के साथ जो है उसकी संक्रिया करें वो फिर से अवयव जो है हमें प्राप्त हो, तो वही अवयव जो क्या होता है आपका तत्समक होता है। तो ये हो जाएगा a प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ए। अब आप देख रहे हो कि ये दोनों वास्तविक संख्या है, तो दोनों तरफ से a तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, a कैंसिल हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। और -1 क्या है, वास्तविक संख्या है। -1 क्या है, वास्तविक
संख्या है। Therefore R में -1 तत्समक अवयव भी बोलते हैं इसको, और क्या कहेंगे इसको, शून्य अवयव, शून्य अवयव है। ठीक है, शून्य अवयव है। अब जो है फिर से किसी अवयव A के लिए जो है एक ऐसा अवयव y है कि अगर इसकी संक्रिया में y के साथ करती हूं, ठीक है, तो मुझे जो है वो a मिलता है। यानी दूसरी वाली संक्रिया अगर हम लोग लगाते हैं तो फिर से जो है मुझे a मिलता है। तो चलिए इस संक्रिया की परिभाषा लगाएंगे। तो परिभाषा क्या है, a प्लस वाई प्लस जो है ay इज इक्वल टू a। अब दोनों वास्तविक, a जो है वास्तविक संख्या है तो दोनों तरफ से निकल जाएगी, और y जो क्या हो जाएगा, y जो है वो कॉमन आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो है a इज इक्वल टू जो है -1 नहीं होगा, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, यहाँ पे जो है एक वर्ड जो हम लोग साथ में लिख सकते हैं, a जो है नॉट इक्वल टू -1, यानी कि शून्य अवयव, ये लिख दीजिए। ठीक है, एक शब्द जो है यहाँ पे बहुत जरूरी है लिखना, जो मैंने नहीं लिखा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। a जो है नॉट इक्वल टू -1 दैट मींस कि तत्समक पहली संक्रिया के लिए जो है जो तत्समक अवयव है यानी शून्य अवयव जो है वो -1 के बराबर नहीं है। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे, 0। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या, यानी कि शून्य अवयव जो है वो therefore 0 R में गुणन संक्रिया के लिए, इसको इस तरह से लिख देते हो, संक्रिया के लिए तत्समक अवयव। ठीक है, यहाँ पे भी लिख सकते हैं R में शून्य, किसकी संक्रिया के लिए भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक शब्द जोड़ना था मुझे क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग बताना है। तो ये जो है अपनी एडिशन जो है इस प्रकार का जो स्पेशल टाइप का, उसके लिए जो है -1 है, और दूसरी संक्रिया के लिए जो है देखिए 0, वरना 0 किसके लिए होता है, योग के लिए होता है ना, वरना 0 योग के लिए होता है। लेकिन अब देखिए दूसरी संक्रिया जो है ना, जो गुणन टाइप की है, उसके लिए जो है 0 जो है वो तत्समक अवयव वाला है, और इसके लिए जो है इस संक्रिया के लिए इस प्रकार के जो है योग के लिए -1 आ रहा है। इस वजह से जो है यहाँ पे जो है बाकायदा यहाँ पे लिखा कि ये शून्य अवयव है, और यहाँ पे भी जो है एक लाइन मुझे लिखनी थी, एक्चुअली नहीं लिखी, कि a जो है -1 यानी जो पहली संक्रिया है उसके लिए जो है शून्य अवयव हो के बराबर नहीं है। ठीक है, तभी हमें उसके लिए जो है तत्समक जो है वो प्राप्त होगा। ठीक है, तत्समक प्राप्त होगा। तो a यहाँ पे जो है दूसरी संक्रिया के लिए जो है कौन सा अवयव तत्समक है, 0। तो अब ये तत्समक प्राप्त हो गए। अब प्रतिलोम का अस्तित्व देखेंगे, प्रतिलोम विद्यमान होते हैं कि नहीं। प्रतिलोम का अस्तित्व, अब जो है मैं यहाँ पे कहूंगी कि A बिलोंग्स टू R। ठीक है, A बिलोंग्स टू R, और A जो है वो नॉट इक्वल टू -1 के लिए एक ऐसा अवयव, एक ऐसा अवयव जो है हम लोग x ही ले लेते हैं, x है कि अगर x के साथ इसको हम लोग जोड़ते हैं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे -1 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे -1 मिलना चाहिए, क्योंकि -1 क्या है, ये तत्समक अवयव है। तो a प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू -1, तो a प्लस x इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -a -2। क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -a, यानी कि यहाँ पे जो है जो हमारी पहली संक्रिया है उसके लिए जो है प्रतिलोम जो है विद्यमान है, क्योंकि a जो है वो r का है, -a भी r का होगा,
अगर कहेंगे वो भी r का अवयव है तो ये x जो है वो r में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अभी तक यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है कि r में है कि नहीं, लेकिन अब मैं लिखूंगी कि वो x जो है वो किसमें r में है। ठीक है, क्योंकि बाद में हमें बताना पड़ता है कि वह r में विद्यमान है। Therefore r में योग संक्रिया के लिए r के प्रत्येक शून्यतर अवयव का योग संक्रिया के लिए प्रतिलोम विद्यमान है। ठीक है, चलिए इस संक्रिया के लिए कर लिया, अब दूसरी संक्रिया के लिए करते हैं। अब गुणन के लिए करते हैं। फिर लास्ट में जो है कौन सा रहेगा, यहाँ पे बंटनता रहेगी, वह हमें सिद्ध करनी होगी। और समुच्चय R जो है हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों संक्रियाओं के लिए जो है क्या होगा, दोनों संक्रियाओं के लिए एक क्षेत्र बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए लिखेंगे A belongs to R where A is not equal to 1 के लिए एक ऐसा अवयव y है कि अभी तक विद्यमान है वो नहीं बोलेंगे, ऐसा अवयव है, हम कहते हैं कि ऐसा अवयव है कि अगर इसकी जो है y के साथ संक्रिया कराते हैं तो इज इक्वल टू जो हमें 0 मिलता है। 0 किसके लिए, दूसरी संक्रिया, इस संक्रिया के लिए जो है क्या है, तत्समक अवयव है। तो ये हो जाएगा a प्लस y प्लस ay इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा a y कॉमन 1 प्लस a इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू मैं सीधी डायरेक्ट लिख देती हूँ माइनस a अपॉन 1 प्लस a। ठीक है, अब देखिए मैंने बता दिया कि ये जो है इसका प्रतिलोम है, लेकिन इसका अस्तित्व है, क्यों, 1 प्लस a जो है नॉट इक्वल टू माइनस 1, therefore a प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, a प्लस 1 is not equal to 0, therefore minus a upon 1 plus a belongs to R। अगर ये संख्या अनंत होती तो ये यहाँ पे जो है प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं होता, लेकिन मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि मेरा a जो है -1 के बराबर नहीं है। -1 क्यों लिया मैंने, क्योंकि जो पहली वाली संक्रिया है उसके लिए ये क्या है, शून्य अवयव है। ये क्या है, ये शून्य अवयव है। तो जब भी हम लोग जो है किसी भी एलिमेंट का अगर हम लोग प्रतिलोम ज्ञात करते हैं तो वो शून्य अवयव के बराबर नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा कि जो पहली वाली संक्रिया है उसका जो तत्समक होता है उसके बराबर जो है वो नहीं होता, तभी उसको क्या कहते हैं, शून्यतर अवयव। ठीक है, तभी कहेंगे शून्यतर अवयव। तो अब जो है दूसरी संक्रिया के लिए भी जो है R में प्रत्येक शून्यतर अवयव का जो है प्रतिलोम विद्यमान है। तो चलिए लिख देंगे, क्योंकि अभी तक हमने बोला नहीं है कि विद्यमान है कि नहीं। अब कहेंगे कि therefore, मैंने यहाँ पे आपको पहले ही बताया था कि इस सब्जेक्ट में जो है शब्दों का बहुत महत्व है, तो यहाँ पे भी देखेंगे कि R के प्रत्येक शून्यतर अवयव का गुणन संक्रिया के लिए जो स्पेशल टाइप की है के लिए जो है प्रतिलोम विद्यमान है। और अब जो है लास्ट आपके कौन सा रहेगा, अब जो है यहाँ पे बंटन का। ठीक है, बंटन का तो आपको करके बतानी है कि अगर इसको जो है पहले ऐड करते हैं फिर उसके साथ जो है मल्टीप्लाई करते हैं, किस तरह से कि दो अवयव को जो है पहली वाली संक्रिया देखिए इस तरह से बंटन का ABC जो है 3 अवयव ले लेते हैं, B और C का योग कर लेते हैं, उसके साथ जो है A का गुणन करते हैं और इसका जो है मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले जो ब्रैकेट वाला है वो हम लोग प्रूव कर लेंगे, यानी वो जो है परिभाषा लगा देंगे।
ठीक है, वो परिभाषा लगा दी। अब इस गुणन की परिभाषा लगानी है और ये हो जाएगा a इंटू बी प्लस सी प्लस 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस 1 प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस a, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2a प्लस बी प्लस सी और प्लस ए बी प्लस ए सी और आ जाएगा प्लस 1। ये तो कर दिया। तो अगर मैं ये फाइंड कर लूं और दोनों अगर बराबर आ जाते, देखिए इस तरह से, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली आप देखते हैं कि अगर 2 और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 प्लस 4 संख्याओं के लिए, देखिए बंटन का नियम कि 2 गुणा 3 प्लस 4, यहां पर मैं लिखूं 2 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 4, बराबर है ना। तो यही जो है, यही बंटन का जो है, अगर इस संक्रिया के लिए भी अगर सिद्ध हो जाती है तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे जो है इसके अवयव जो है बंटनता के गुणधर्म का भी पालन करते हैं। तो चलिए पहले जो है गुणन की परिभाषा लगाएंगे, a प्लस बी प्लस ए बी, फिर ये योग, फिर a प्लस सी प्लस ए सी, ठीक है। अब योग की जो है संक्रिया, उसकी परिभाषा यहाँ पे आपको अप्लाई करनी है। तो ये आ जाएगा आपके a प्लस बी प्लस ए बी, फिर दूसरा अवयव है आपके a प्लस सी प्लस ए सी और क्या जाएगा प्लस 1। तो आप देख रहे हो ये हो जाएगा 2a b प्लस सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस 1। अब दोनों बराबर है, दोनों बराबर आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे जो है बंटनता के गुणधर्म का भी पालन होता है। therefore a into b plus c is equal to a into b plus a into c। तो अब क्या लिखेंगे, सारे जो है जितने भी आपके अभिग्रहित थे, जितने भी एग्जाम्स थे, वो सारे जो है सिद्ध हो जाते हैं। therefore क्या लिखेंगे, R में बंटन नियम लागू होता है। therefore R जो है ये स्पेशल टाइप के योग और गुणन के लिए ये R एक क्षेत्र है, सॉरी एक क्षेत्र है, क्योंकि संक्रिया तो पहले मैंने बता दी। तो R एक क्षेत्र है। तो चलिए नेक्स्ट जो है, अब आपकी जो है एक डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं जिसको कहते हैं अभिलक्षण। पहले तो वलय का अभिलक्षण परिभाषित करते हैं और उसके बाद जो है हम लोग क्षेत्र का करेंगे। तो दोनों ही अलग अलग है। मैं आपको एक चीज और जो है रिमाइंड करा दूं कि जब हम लोग ग्रुप पढ़ रहे थे, ग्रुप में आप देखते थे कि ऑर्डर, ठीक है, किसी भी अवयव का जो है ऑर्डर क्या होता था, यानी कि अवयव की कोटि। अवयव की कोटि जो है अगर बोलते थे कि n है, और किस तरह से लिखते थे, ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n। तो n जो है एक ऐसा न्यूनतम धन पूर्णांक है कि a की घात n इज इक्वल टू क्या आ जाता था यहाँ पे e, यानी कि तत्समक अवयव, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट शब्द जो है वो क्या था कि ये न्यूनतम धन पूर्णांक। मैंने आपको कहा था, याद रखिएगा कि अगर किसी भी अवयव की कोटि यानी कि कोई ना कोई ऐसा न्यूनतम धन पूर्णांक यहाँ पे विद्यमान है कि a की पूर्णांक घात इज इक्वल टू हमें तत्समक जो है वो प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ इसी प्रकार का जो है करेंगे, लेकिन यहाँ पे a की घात n यानी कि a की संक्रिया जो हम लोग n बार कराते हैं, यहाँ पे a को जो हम लोग क्या करेंगे n बार जो है यहाँ पे जोड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं लिखती हूँ वलय का अभिलक्षण, जो कभी नहीं पूछा गया लेकिन याद रखना जरूरी है। कहते हैं कि मान लीजिए कि R योग गुणन
एक वलय है, एक वलय है। यदि n एक ऐसा न्यूनतम धन पूर्णांक, एक ऐसा न्यूनतम धन पूर्णांक हो कि NA is equal to 0 for all A belongs to R। ठीक है, NA देखिए NA और A की घात n, A की घात n यानी कि इसकी संक्रिया जो है कितनी बार कराते हैं हम लोग, n बार। लेकिन अगर NA लिखा हुआ है तो मैंने आपको पहले ही बताया था, एक दो लाइन लिखाई थी इसके लिए, पता है, पूर्णांक घात के लिए और इस तरह से। तो वो था a प्लस a से लेकर प्लस a, कितनी बार करेंगे, n बार। इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, शून्य अगर, क्या है यहाँ पे, शून्य अगर। तो अगर n ऐसा न्यूनतम धन पूर्णांक है कि NA इज इक्वल टू 0, तो हमारा r जो है परिमित जो है, तो क्या कहेंगे, पूर्णांक हो कि तो R परिमित अभिलक्षण का, R परिमित अभिलक्षण का वलय कहलाता है, अभिलक्षण का वलय कहलाता है, तथा n R का अभिलक्षण, R का अभिलक्षण कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मैं इसकी वलय की लिखती हूँ, अब मैं यहाँ पे क्षेत्र की लिखती हूँ। दोनों की परिभाषा में पता है एक चीज का अंतर है, यहाँ पे क्या है कि ये हम लोग A लेते हैं, लेकिन अगर हम लोग अगर क्षेत्र की बात करते हैं या पूर्णांक के प्रांत दोनों के लिए, ठीक है, अगर उसके अभिलक्षण की बात करते हैं तो देखेंगे, इसका उदाहरण भी बता दूं मैं, और एग्जांपल जो है Z4 एडिशन मॉड्यूलो 4 और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4 का अभिलक्षण कितना हो जाएगा, इसका अभिलक्षण हो जाएगा 4। ठीक है, किसी भी, क्योंकि 1 से लेकर जो है 3 तक, 0 से लेकर 3 तक इन अवयवों को जो है अगर 4 बार आप योग करोगे तो इज इक्वल टू जो है वो 0 आएगा, आप करके देखना। और ये जो आपका Z प्लस यानी कि पूर्णांकों का समुच्चय Z और योग गुणन का जो है अभिलक्षण क्या होगा, कहते हैं शून्य अभिलक्षण का, उधर लिख देती हूं ऊपर, शून्य अभिलक्षण का वलय कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है 2 लाइन की और परिभाषा जो कि आपको पूछी गई थी 2017 में, पूर्णांक के प्रांत तथा क्षेत्र, या इसको हिंदी में भी फील्ड कहते हैं, का अभिलक्षण। लेकिन ये किसी पूर्णांक के प्रांत या क्षेत्र का अभिलक्षण एक ऐसा न्यूनतम धन पूर्णांक n है कि n इंटू e इज इक्वल टू 0। ठीक है, n है कि n e इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे जो है e क्या है, ये क्या है, तत्समक अवयव है, कौन सी, दूसरी संक्रिया के लिए। e जो क्या है यहाँ पे, ये आपकी दूसरी जो संख्या होगी, संख्या तो होती है नंबर 1 और नंबर 2, तो नंबर 2 के लिए जो है ये क्या है, तत्समक अवयव है। इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को बता दूं कि Z7 एडिशन मॉड्यूलो 7 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7 जो है वो क्या है, इसका अभिलक्षण क्या है, 7।
इसका अभिलक्षण कितना है यहाँ पे 7। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपके 2 डेफिनेशन के बाद मैं स्टॉप करती हूँ, बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे।